नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अपने चैनल करेंट मैटर्स पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये जो वीडियो सीरीज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इसमें इंडियन पॉलिटी यानी कि नागरिक शास्त्र, साथ ही साथ संविधान को कवर मैंने किया है। इसके लिए आपको और कहीं इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बिल्कुल इतिहास से लेके संविधान में जितने भी आर्टिकल्स हैं, हमारे स्रोत, इसके अलावा हमारे जितने भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से सीएम से लेके सर्वोच्च न्यायालय और अमेंडमेंट्स, इन सबको हम लोग कवर करेंगे। ये किसी भी एग्ज़ाम में आप दे रहे हो, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इसका पता होना आपको ज़रूरी है। आपको ये हमारे संविधान के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। ये इस वीडियो सीरीज का पार्ट 1 है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले अपनी संविधान की जो पृष्ठभूमि है, जिसे बैकग्राउंड समझ सकते हैं, उसे समझते हैं। जो कि हमारा संविधान जो बना, तो उसमें ये सभी जो निर्णय लिए गए, इसने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा किए हैं। तो इसीलिए हमें संविधान के पहले की हुई सभी घटनाओं को समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, संविधान को समझने के लिए भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो सबसे पहले क्या होता है कि 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन का बैठक बुलाई जाती है, और वो बुलाई जाती है लखनऊ में। तो उसका मुद्दा क्या था कि हमें भारत का संविधान तैयार करना है, और इसी को मुद्दे के बाद जो एक रिपोर्ट बनकर आई, उसे हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। तो याद रखिएगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं कि नेहरू रिपोर्ट कब आया, उसका डेट पूछ लेता है, या वो किस जगह पर उसकी समिति हुई थी। तो वो लखनऊ में हुई थी। कब हुई थी? तो 1928 में हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमें जैसे पता है कि लगभग 1857 से 1947 तक भारत का जो मैक्सिमम पार्ट था, वो सीधे ब्रिटिश के शासन के अधीन था। तो ये 100 सालों का जो फेज चला, क्योंकि 1857 में हमारी स्वतंत्रता की पहली क्रांति हुई थी, और उसके बाद 1947 में हमें जाके आज़ादी मिली थी। तो ये लगभग 90 साल का जो अंतर है, इस पर ब्रिटिश शासन ने सीधे सीधे अपना रूल इस्टेब्लिश किया था इंडिया के ऊपर। लेकिन जैसे ही भारत को जब आज़ादी मिली, तो ये एक नया संविधान बनाने के लिए ज़रूरत सबको समझ में आने लगी, और ये स्पष्ट हो गया कि हमें एक नए संविधान की आवश्यकता है। अब इसके लिए सबसे पहले क्या था कि उस समय भारत जो था, अलग अलग प्रोविंसेस में, जिसे कि हम रियासतें कहते हैं, उसमें बंटा हुआ था। तो इन सभी को एक साथ मिलाने की ज़रूरत थी। अब इसका मिलाने का जो तरीका था, या तो वो बल से भी हो सकता था, फोर्सफुली भी हो सकता था, या कूटनीति से भी किया जा सकता था, मतलब डिप्लोमेटिक तौर पे आपसी वार्ता करके। तभी जाकर भारत एक संघ बन पाता। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है, यानी कि राज्यों का एक समूह है। तो इस काम को दो लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से पूरा किया था। उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको कि हम अपने संविधान का जनक भी कहते हैं, और वीपी मेनन। इन्होंने क्या किया कि जितने भी प्रोविंसेस थे या रियासतें थी, उन सबको एक साथ भारत में एकजुट किया, और एक भारत को संघ बनाया। ऐसा होने तक भारत जो था, अभी भी अंग्रेजों के अधीन एक प्रभुत्व था। मतलब भारत का अपना कोई आइडेंटिटी नहीं था। उसे अपने आइडेंटिटी के लिए ब्रिटिश शासन का ही के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था। इसके अलावा बाहरी सुरक्षा के लिए भी अंग्रेजों के ऊपर ही हमें आश्रित होना पड़ता था। मतलब भारत की अपनी कोई अलग आइडेंटिटी उसमें नहीं हुई थी। उस पर इसकी इन सभी घटनाओं के फाइनल आउटकम जो निकल के आते हैं, तो हम लोग जैसे जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत का जो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 हुआ, और एक भारत सरकार अधिनियम 1935, इसको निरस्त कर दिया गया। मतलब जैसे ही 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है, तो उससे पहले जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया था, और भारत सरकार अधिनियम जो 1935 को आया था, जिसे अंग्रेजों ने लाया था, उसे हम लोगों ने निरस्त कर दिया और अपना संविधान को लागू किया। ये डेट्स आपको याद रखनी है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब आया था, तो 1947 में, और भारत सरकार अधिनियम 1935 को आया था। ऐसा होते ही 26 जनवरी 1950 के बाद भारत पर जो ब्रिटिश क्राउन था, मतलब ब्रिटिश का जो राज था, उसकी जो प्रभुता थी, वो समाप्त हो जाती है, और संविधान के को अपनाते हुए भारत जो है एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन जाता है। तो
ये थे संविधान के कुछ जो बैकग्राउंड्स हैं। इसके अलावा हमारा संविधान यूँ ही एक दिन में नहीं बना। इसके बनने के पहले ब्रिटिशर्स जो थे वो उन्होंने बहुत सारे अधिनियम, बहुत सारे चार्टर्ड एक्ट ये सब लेकर आए थे, जो धीरे धीरे आगे जाके इम्प्रूव होते गए और फाइनली हमने सभी को मिला के अपने संविधान में उसे जोड़ दिया। तो उन्हीं एक्ट्स को समझना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक्ट वैसे है बोरिंग, पढ़ने में काफ़ी बोर करेंगे आपको, लेकिन एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस एक्ट में क्या क्या हुआ था ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसी एक्ट्स के साथ हम आगे के जो संविधान में किस तरह से डेवलपमेंट हुए उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अगर हम अपने संविधान के ऐतिहासिक विकास की चर्चा करें तो हमारे संविधान में ये जो आप एक्ट्स देख रहे हैं या अधिनियम देख रहे हैं, ये समय समय पर अंग्रेज़ों के द्वारा लेकर आए गए, जिसमें कुछ कुछ चेंजेस होते गए और फाइनली भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद हम लोगों ने जो अपना हमें जो अपना आज़ादी मिल गया, उसके बाद हम लोगों ने अपना संविधान को अपनाया। आपको एक चीज़ और समझनी होगी कि 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था, हमारे संविधान का लगभग 70 से 80% जो पार्ट है वो इसी से जस्ट कॉपी और पेस्ट कर लिया गया है। यानी इसमें जितनी बातें थी उसे हम लोगों ने कुछ मॉडिफिकेशन के साथ, कुछ सुधार करके अपने संविधान में जोड़ लिया। ये एक्ट्स आपको डेट वाइज याद रखनी है, किस एक्ट में क्या क्या चीज़ें हुई थी ये भी आपको याद रखनी है। पिछले रेलवे के ग्रुप डी एनटीपीसी और एसएससी के कई एग्जामों में घटनाएं आपको दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि ये किस एक्ट में हुआ था, तो इसीलिए ये आपको याद रखना है। हालांकि संविधान काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन इन एक्ट्स को याद करना ही सबसे बड़ा बोरिंग काम है। लेकिन आपको ये याद करना होगा क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम सभी एक्ट्स को एक साथ कवर नहीं करेंगे, इसको हम लोगों ने पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया है ताकि हमें याद करने में ईजी हो, और आगे की सीरीज़ में हम आगे के एक्ट्स को करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया था। तो 1773 में आया है रेगुलेटिंग एक्ट, ये आपको याद रखना है। अब इसमें क्या होता है कि ब्रिटिश संसद जो है उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को विनियमित करने का सहारा लिया। मतलब ब्रिटिश की संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी मामले थे उसको उन लोगों ने एक नियम में लाने का या एक स्ट्रक्चर में लाने का सोचा, जो बात इसी एक्ट में कही गई थी। अब यहाँ पर क्या दूसरी जो घटना हुई थी कि बंगाल के जो गवर्नर है उसका नाम बदल दिया जाता है और उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। और आपको ये भी अब बात याद रखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, कि बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था उनका नाम क्या था, तो वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग को सबसे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का जो गवर्नर है उसका नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। उसके बाद 4 सदस्यों वाली एक गवर्नर जनरल की एक कार्यकारी परिषद बनाई गई थी। उसमें 4 सदस्य होते थे। उनका काम क्या था कि वो गवर्नर जनरल को सपोर्ट करते थे उसके डिसीजंस लेने में और उसको डे टू डे जो कार्रवाई होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क होते हैं उसको सपोर्ट करने में। तो ये 4 सदस्यों वाली एक परिषद बनाई गई। फिर मद्रास और बम्बई की जो प्रेसिडेंसी थी उसको भी अब बंगाल के प्रेसिडेंसी के अधीन बनाकर प्रशासन को केंद्रीकृत कर दिया गया, मतलब सेंट्रलाइज कर दिया गया, एक जगह कर दिया गया। तो मद्रास और बम्बई इन दोनों की जो प्रेसिडेंसी थी उनको जोड़ दिया गया बंगाल प्रेसिडेंसी के साथ, और इस तरह से जो प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको केंद्रीकृत कर दिया गया। इसके बाद जो अगली घटना होती है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, इसकी स्थापना होती है 1774 में कलकत्ता में। ये क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम से पूछे गए हैं, तो ये आपको याद रखना है कि सबसे पहला जो सर्वोच्च न्यायालय बनता है भारत में वो बनता है 1774 कलकत्ता में बनता है। इसके अलावा कंपनी के जितने भी अधिकारी, जो कंपनी के जो अधिकारी यानी कि ऑफिसर्स थे, उनको निजी व्यापार में शामिल होने और भारतीयों से उपहार या गिफ्ट स्वीकार करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी कि कंपनी के जो भी ऑफिसर्स थे, जो अधिकारी थे, वो अपना कोई पर्सनल बिजनेस नहीं कर सकते थे,
इसके अलावा वो भारतीय अगर उन्हें कोई गिफ्ट देते हैं तो उसको भी वे स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है कि ये किस एक्ट में आई थी, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। चलिए आगे के एक्ट को देखते हैं। अगला एक्ट आता है 1784 में, जिसका नाम है पीट्स इंडिया एक्ट। अब पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में आता है। इसमें क्या होता है कि कंपनी के जितने भी वाणिज्यिक यानी कि जो कमर्शियल बिजनेस रिलेटेड और राजनीतिक यानी कि राजनीति आप समझते हैं, तो इन दोनों कार्यों को अब अलग अलग कर दिया जाता है। पहले क्या था कि कंपनी के जो वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्य थे वो एक ही जगह देखा जाता था, एक कंपनी उसको हैंडल करती थी, लेकिन अब उसके इन दोनों डिपार्टमेंट्स को अलग कर दिया जाता है। अब होता क्या है कि निदेशक मंडल जो है वो वाणिज्यिक गतिविधियों का प्रबंधन करता था, जबकि एक नियंत्रण बोर्ड बनाया गया जो राजनीतिक मामलों का प्रबंधन करता था। तो ये आपको याद रखना है कि वाणिज्यिक जो गतिविधियां होती थी उसको कौन देखता था, एक निदेशक मंडल, और राजनीतिक मामलों को कौन देखता था, तो नियंत्रण बोर्ड। इसके अलावा भारत में जो कंपनी के क्षेत्र थे, मतलब जिन पर कंपनी का अधिकार था, उसको भारत में ब्रिटिश अधिपत्य कहा जाने लगा। मतलब भारत जो कंपनी का जो एरिया था वहाँ पे ब्रिटिश का साम्राज्य स्थापित हो गया। अब इसके अलावा एक और घटना होती है कि मद्रास और बम्बई में भी गवर्नर परिषद स्थापित कर दी जाती है। तो पीट्स इंडिया एक्ट में 3 चीज़ें होती है। कंपनी की जो वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्य है उसको अलग कर दिया जाता है। निदेशक मंडल वाणिज्यिक गतिविधि को देखता है, नियंत्रक बोर्ड राजनीतिक मामलों को देखता है। कंपनी की जो क्षेत्र है उसको भारत में ब्रिटिश अधिपत्य कहा जाने लगा, और मद्रास और बम्बई में गवर्नर परिषद भी स्थापित की गई। तो ये थे बातें पीट्स इंडिया एक्ट 1784 की। अब आता है अगला एक्ट, चार्टर अधिनियम 1813, जो 1813 में आया था। इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इस अधिनियम में चाय और अफीम को छोड़कर भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। मतलब इसका कि केवल चाय और अफीम का व्यापार ही ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी। अन्य कोई भी व्यापार पर उसका जो एकाधिकार था, मतलब एकमात्र अधिकार था, उसको समाप्त कर दिया जाता है। इसका मतलब ये भी हो गया कि अब भारत के साथ सभी ब्रिटिश नागरिक व्यापार कर सकते थे। पहले केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अब केवल चाय और अफीम का व्यापार कर सकती है, और वही उसी पर उसका एकाधिकार था, जबकि अब सभी ब्रिटिश नागरिक भारत के साथ खुले तौर पे जो व्यापार है वो कर सकते थे। तो ये था चार्टर अधिनियम 1813 में बात। अगला अधिनियम आता है चार्टर अधिनियम 1833। इसे याद करना भी इजी है। 3 अधिनियम आए हैं चार्टर अधिनियम। पहला आया है 1813 में, उसके बाद 20 साल के बाद 1833 में आया, उसके ठीक 20 साल के बाद 1853 में आया। तो ये आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो अगला चार्टर अधिनियम आता है 1833 में। तो 1833 वाले चार्टर अधिनियम में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी उसमें यह था कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसको अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बन जाते हैं। ये कितने भी एग्जाम में कितनी बार ये पूछा जा चुका है, तो इसे आपको बिल्कुल ही याद रख लेना है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो बन जाता है भारत का गवर्नर जनरल। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके अलावा जो बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसी थी उसकी विधायी शक्तियाँ, मतलब जो कार्यपालिका की शक्तियाँ होती है, उसको हटा दी जाती है। साथ ही साथ इस अधिनियम से कंपनी की जो व्यावसायिक गतिविधि जो थी उसको समाप्त कर दिया जाता है, और कंपनी बस एक प्रशासनीय निकाय में परिवर्तित हो जाती है। मतलब उसका काम केवल प्रशासन को देखना, एडमिनिस्ट्रेशन को करना ही हो जाता है। अब वो व्यापार नहीं कर सकती थी भारत के साथ। तो चार्टर अधिनियम 1833 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 बातों को याद रखना है कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया। भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन बना, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसी जो थी उसकी विधायी शक्तियाँ यानी कि जो कार्यपालिका की शक्तियाँ होती है उसको हटा दी जाती है, और कंपनी का जितने भी व्यवसायिक यानी कि जो भी उसके व्यापार से रिलेटेड गतिविधियाँ हैं उसको समाप्त कर दी जाती है, और कंपनी का काम भारत में केवल प्रशासनिक रह जाता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन को देखना रह जाता है। चलिए, तो ये थे आज के एक्ट्स। 1833 तक हमने कवर किया है। इसे हम छोटे छोटे पार्ट्स में इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको याद हो सके, क्योंकि इनको याद करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। आपसे इवेंट पूछ के एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये किस अधिनियम में हुए थे, इसलिए इन वीडियो को मैं
शॉर्ट रखा हूँ। इसके आगे वाले सीरीज़ में मैं और भी जो अधिनियम्स हैं चाहे एक्ट्स हैं उसको मैं कवर करूँगा।